उसकी रचना के तुरंत बाद ब्रह्मांड अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरा मतलब है, मैं वहां नहीं था, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक यही सोचते हैं। सारे तारे एक मोटे प्राचीन गैसों के बादल के पीछे छुपे हुए थे। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस धुंध को साफ कर दिया और ब्रह्मांड चमकने लगा, जैसे वो आखिरकार जाग गया हो। लेकिन ये कैसे हुआ? 8 धुंधली हाल ही में खोजी गई आकाश गंगाएं शायद इसका जवाब दे सकती है। बिग बैंग ने हमारा दुनिया करीब 13.8 अरब साल पहले बनाई। पहले ये सिर्फ एक बेहद गर्म और अस्त व्यस्त उबालते हुए कणों का सूप था, लेकिन वक्त के साथ चीजें ठंडी हुई और कण एक दूसरे से चिपकने लगे। ऐसे ही अणु बने, कुछ हीलियम, लेकिन ज्यादातर हाइड्रोजन जो पहला तत्व था। और ये पहले तत्व मोटे गैस के बादल बनाने लगे जो बहुत घने थे। फिर पहले तारे बनने लगे। वे बेहद चमकीले थे, बहुत सारी रोशनी निकालते थे, जिसमें अल्ट्रावायलेट विकिरण भी था। लेकिन इन तारों की रोशनी के बावजूद उनकी ज्यादातर रोशनी दूर नहीं जा पाती थी, क्योंकि हाइड्रोजन के उस गंदे कुहासे के कारण गैस के बादलों ने चारों ओर की रोशनी के छोटे कणों को सोख लिया और बिखेर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी तारों के चारों ओर फंसी हुई हो। अंधेरे युग 100 करोड़ों सालों तक चले, फिर सब कुछ बदल गया। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने उस जमाने के प्राचीन बौने आकाश गंगाओं को देखा है। इन्हीं का हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड को रोशन किया। तब वो शुरुआती सितारों से भरे हुए थे। इन सितारों ने इतनी ज्यादा विकिरण छोड़ी कि वो सिर्फ इसे पार नहीं कर पाए, बल्कि धुंध में मौजूद हाइड्रोजन के परमाणुओं को भी तोड़ दिया। इससे वो चार्ज किए गए कणों में बदल गए, जैसे कुछ छोटे कण जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी लेकर चलते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। धीरे धीरे धुंध हटती गई। ये धुंध को हटाने की प्रक्रिया को रीआयनाइजेशन कहते हैं, और ये खूबसूरत समय रीआयनाइजेशन का युग कहलाता है। आखिरकार रोशनी पूरे ब्रह्मांड में पहुंचने लगी, जो एक बड़ा बदलाव था, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों का ज्ञान का युग। इन छोटे इग्नाइटर्स को ढूंढने के लिए खगोलविदों ने एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे ग्रेविटेशन लेंसिंग कहा जाता है। सोचो, जैसे रोशनी अंतरिक्ष में एक सीध की किरण की तरह चल रही है, लेकिन हमारी दुनिया की तरह यहां तक कि समय भी, रोशनी भी गुरुत्वाकर्षण का पालन करती है। अगर ये बहुत ज्यादा हो तो ये सच में रोशनी की किरणों को मोड़ देता है। जब ये किरणें किसी विशाल वस्तु के पास से गुजरती है, तो उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण उन्हें खींचता है, जिससे उनकी दिशा मुड़ जाती है और वो घूम जाती है। इसलिए काले छिद्र इतने डरावने लगते हैं, क्योंकि ये सितारों और इर्द गिर्द के अंतरिक्ष को किसी चक्र के जैसे खींच लेते हैं। लेकिन ये इतना डरावना नहीं है। एक आम कांच या आवर्धक कांच भी कुछ ऐसा ही करता है। इसी वजह से इसका नाम गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग रखा गया है। जब लेंसिंग ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा भारी होता है, तो वो रोशनी को मोड़ देता है, जिससे उसी ऑब्जेक्ट के कई इमेज बनते हैं और एक अजीब और आकर्षक आकार बनता है, जिसे आइंस्टीन रिंग कहते हैं। लेकिन अगर वो इतना बड़ा नहीं है, तो मोड़ थोड़ा कम ड्रामेटिक होता है और वो बस बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट के आकार को थोड़ा सा बिगाड़ देता है, जिससे वो थोड़ा खींचा हुआ सा दिखता है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग वैज्ञानिकों को अजीबोगरीब डार्क मैटर जैसे चीजों का अध्ययन करने में मदद करता है। अगर रोशनी खिंचती हुई लगती है और ये सिर्फ आसपास के कुछ भारी चीजों की वजह से नहीं है, तो हो सकता है कि कोई अदृश्य और भारी चीज इसे मरोड़ रही हो। चूंकि ये 8 आकाश गंगाएं बहुत फीकी थी, वैज्ञानिकों को इन्हें देखने के लिए ये गुरुत्वाकर्षण के जादूनुमा तरीके अपनाने पड़े। टीम ने 13 अरब साल पुराने आकाश गंगाओं से आने वाली रोशनी का अध्ययन किया। आखिरकार उन्होंने एक आकाश गंगा समूह पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे एबल 2744 कहा जाता है, जो पैंडोरा के क्लस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इन खोजों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि कैसे छोटे छोटे तत्वों ने शुरुआती ब्रह्मांड के रूप करने में बड़ी भूमिका निभाई। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक बेहतरीन उपकरण है और जल्द ही ये हमें और भी पहले के समय में देखने में मदद करेगा, जब सृष्टि की सुबह थी और ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ कुछ लाख साल थी। एक और शानदार उपकरण जिसका नाम रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी मदद करेगा। यह भी हो सकता है कि ये गैलेक्सीज इस पूरी कहानी में अकेली मदद करने वाली नहीं थी। ये शुरुआती बड़े तारे सच में डरावने थे। अब जैसे वो तारे नहीं बनते, कुछ अनुमान बताते हैं कि वे हमारे सूरज से 30 से 300 गुना भारी और लाखों गुना ज्यादा चमकीले थे। आधुनिक तारे में कुछ भारी तत्व होते हैं, लेकिन पहले के तारे सिर्फ वही चीजें इस्तेमाल करते थे जो उपलब्ध थी, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। इसी वजह से वो बहुत ही गर्म और चमकदार थे, पर उनकी उम्र बहुत कम होती थी, बस कुछ मिलियन साल।
उदाहरण के लिए हमारा सूरज 4.6 अरब साल पुराना है और अभी भी जोरदार चल रहा है। शुक्र है अपने जीवन के अंत में ये सुपरनोवा बन जाते थे। ये रंग बिरंगी ऊर्जा के धमाके इतने जोरदार थे कि इन्होंने हमारी दुनिया में पहले भारी तत्व बनाए और उन्हें समस्त ब्रह्मांड में फैला दिया। भविष्य के ग्रहों के लिए पहले बीज बो दिए। इस बीच सितारे खुद बस गायब नहीं हुए, वे अपनी ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे टूट गए, जिससे पहले काले छिद्र बने। काले छिद्र तगड़ी मात्रा में विकिरण भी पैदा करते हैं, इसलिए यह हो सकता है कि इन्होंने धुंध हटाने में तेजी लाई हो। विडंबना यह है कि इन्होंने ब्रह्मांड को ज्यादा चमकदार बनाया, जबकि एक साथ रोशनी को भी खींच रहे थे। हालिया खोजों से पता चला है कि ब्लैक होल शायद हमसे पहले सोचे जाने से कहीं ज्यादा पुराने हैं। इन्होंने शायद नए सितारे और आकाश गंगाएं बनाने में मदद की। ये सूरज के मुकाबले मिलियंस या यहां तक कि बिलियंस बार भारी थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहले ही कुछ शुरुआती क्वेसर्स खोज निकाले हैं। यही वो चीजें हैं जिन्हें हम सुपरमैसिव ब्लैक होल से चलने वाले आकाश गंगाओं के चमकदार केंद्र कहते हैं। ये दो क्वासरों की एक दिलचस्प जोड़ी है जो बिग बैंग के सिर्फ 900 मिलियन साल बाद आपस में मिल रही है। ये शायद अब तक खोजी गई सबसे पुरानी और दूर की मिलती जुलती क्वासरों की जोड़ी है। टेलीस्कोप उन चीजों का भी अध्ययन कर रहा है जिन्हें कॉस्मिक लाइट हाउस कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें पल्सार कहा जाता है। पल्सार सुपर घनत्व वाले अवशेष होते हैं जो भारी सितारों के होते हैं। ये उन सितारों से बनते हैं जो एक समय में हमारे सूर्य से 4 से 8 गुना अधिक भारी थे। उनकी सबसे बड़ी बातों में से एक यह है कि वे कितनी तेजी से घूमते हैं। वे ब्रह्मांड में सबसे तेज चीजों में से एक है। वे सिर्फ 1 सेकंड में करीब 700 बार घूम सकते हैं। उन्हें नाम पल्सार इसीलिए मिला क्योंकि ये लाइट हाउस की तरह काम करते हैं। बुनियादी तौर पर रेडियो तरंगे चमकाते हैं। ये विकिरण की किरणें आसमान में फैलती हैं, एक धार जैसी सिग्नल बनाते हैं जिसे हम पकड़ लेते हैं। एक तारा इस तरह से काम करता है। इसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। एटम एक दूसरे में मिलते हैं, तेजी से चलते हैं, टकराते हैं और इस दौरान अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। इसी कारण वो बहुत सारी रोशनी और गर्मी देते हैं। जाहिर है ये सारा दबाव बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, जैसे कि तारे ने पसीना छोड़ रखा हो। जितना ज्यादा फ्यूजन होता है तारा उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और पागल होता जाता है। दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण है जो अंदर की तरफ खींच रहा है, तारे को संकुचित करने की कोशिश कर रहा है और उसे एक छोटे घने गोले की तरह बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। जब तक संतुलन बना रहता है तारा जीवित रहता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है और अपने सारे न्यूक्लियर ईंधन का इस्तेमाल कर लेता है तो वो ऊर्जा पैदा करने के लिए बहुत कमजोर हो जाता है और अब गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला नहीं कर पाता। तब वो अपनी ही वजन के नीचे धराशायी हो जाता है और सुपरनोवा बन जाता है। बाकी बचा है तारे का कोर, लेकिन अब ये एकदम छोटे साइज में आ गया है, लगभग 12 से 17 मील चौड़ा। ये करीब करीब एक शहर के बराबर है। इस घने कोर को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। एक न्यूट्रॉन स्टार का सामान इतना घना होता है कि एक चम्मच भर सामग्री का वजन 4 अरब टन होता है, जो कि 10,000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के बराबर है। और ये सब गिरावट एक ट्रिगर को सक्रिय कर देती है, जिससे न्यूट्रॉन स्टार तेजी से घूमने लगता है, जिससे एक पल्सर बनता है। ये ऐसे ही है जैसे एक आइस स्केटर जब अपने हाथों को अंदर खींचता है तो वो तेजी से घूमने लगता है। पल्सर अक्सर एक छोटे सितारे के दोस्त के साथ होता है, हालांकि ये हमेशा दोस्ती की तरह नहीं होता। हाल ही में खगोलविदों ने एक पल्सर का पता लगाया जो किसी कारणवश बहुत सारा ऊर्जावान पदार्थ लिए हुए था। उन्हें समझ में आया कि ये सारा पदार्थ एक और बहुत बड़े सितारे के अवशेष थे। पता चला कि पल्सर धीरे धीरे अपने दोस्त को अपने डरावने विकिरण और कणों से नष्ट कर रहा था, यहां तक कि उसने पड़ोसी को पूरी तरह से खा लिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक ब्लैक विडो मकड़ी अपने साथी को खा जाती है। इस तरह के सिस्टम को ब्लैक विडो पल्सर कहा जाता है। किसी भी रूप में ये लाइट हाउस शायद पुनः प्रक्रिया में मदद कर रहे थे। बहुत समय पहले ये छोटे गैलेक्सियों में बहुत ऊर्जावान तारे हो सकते थे और शुरुआती ब्रह्मांड को बदलने के लिए पर्याप्त विकिरण फैला सकते थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप का मिशन है इन लाइट हाउस में से और अधिक खोजें और देखना कि इनका ब्रह्मांड के विकास में क्या रोल था। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।